Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. इस चैप्टर में हम जो है हमारी कंट्री में 8 से 18 सेंचुरी में जो भी भक्ति ट्रेडिशन में चेंजेस हुए उन सबको डिस्कस कर रहे हैं. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. पहले के 2 पार्ट्स को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका. 12th सेंचुरी में कर्नाटका में एक नए मूवमेंट का इमर्जेंस हुआ था और उस नए मूवमेंट को कहा गया था वीर शैव ट्रेडिशन. क्या नाम दिया गया था? वीर शैव ट्रेडिशन उसका नाम दिया गया था. सो किस तरह से ये लोग किसके फॉलोअर्स बने, क्या ये लोग करते थे, वही सारी चीज़ें इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 12th सेंचुरी में यहाँ पर एक नए मूवमेंट, कर्नाटका में एक नए मूवमेंट का इमरजेंस देखा गया था. ये मूवमेंट जो है एक ब्राह्मण जिसका नेम था बसवन्ना, उसके द्वारा लीड किया गया था. बसवन्ना कलाचुरी रूलर के कोर्ट में एक मिनिस्टर था. उसके जो फॉलोअर्स थे वो वीर शैव्स और लिंगायत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे. वीर शैव क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हीरोज ऑफ शिवा बोलते थे, और लिंगायत क्योंकि वो जो है वियरर्स ऑफ लिंगा था, यानी कि लिंग को धारण किया हुआ था. उन्होंने किस तरह से पहना था वो भी डिस्कस करेंगे. लिंगायत कम्युनिटी जो है वो आज भी उस रीजन में, यानी कि कर्नाटका में आज की डेट पर भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के रूप में जानी जाती है. ये लोग शिव की पूजा जो है एक लिंग के रूप में करते हैं, और जो मैन जो होते हैं वो यूजुअली लिंग को धारण करते हैं. लिंग, एक छोटा सा लिंग बनवाते हैं, उसको एक सिल्वर के केस में बंद करते हैं और फिर उसके अंदर धागा डालकर उसको लेफ्ट शोल्डर पर हमेशा रखते हैं. तो इस तरह से वो लोग लिंग को धारण करते हैं, और जो लोग लिंग को धारण करते हैं उनको लिंगायत कहा जाता है. जो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट लिंगायत हैं वो हैं वंडरिंग मॉन्क्स, या जिनको जंगम भी कहा जाता है. मतलब कर्नाटका की लैंग्वेज में इनको जंगम कहा जाता है कन्नड़ में. अदरवाइज इनका मीनिंग क्या होता है? वंडरिंग मॉन्क्स, यानी कि ऐसे मॉन्क्स, ऐसे साधु जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं. ओके, लिंगायत्स का बिलीव है कि डेथ के बाद हम जो है शिव के साथ हमारी यूनियन हो जाती है, शिव के साथ हम मिल जाते हैं, और शिव के साथ मिलने के बाद फिर कभी जो है हम इस वर्ल्ड पर लौटकर नहीं आते हैं. अगर हम अपने वेदों की बात करें तो हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है कि हमारा रीबर्थ होता है. जैसे ही हमारी डेथ होती है दोबारा से सेम उसी टाइम पर हमारा जो है एक नया जन्म हो जाता है. कहीं ना कहीं हमारी आत्मा किसी दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है. लेकिन लिंगायत लोगों का मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हमारी डेथ के बाद हम शिव के साथ मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इस वर्ल्ड पर लौटकर कभी भी नहीं आते हैं. और इसीलिए धर्मशास्त्रों में जो प्रैक्टिस लिखी हुई है ना, क्रिमेशंस की प्रैक्टिस, यानी कि मरने के बाद जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनकी जो प्रैक्टिस लिखी जाती हैं उनको उन्होंने कभी नहीं किया. धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि मरने के बाद जो डेड होता है उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन ये लोग जलाते नहीं थे, उसको क्या कर देते? बरी कर देते थे, बैरिड कर देते थे. ओके, बैरिड कर देते हैं ये लोग. लिंगायत्स लोगों ने जो है, जो कास्ट का आइडियाज़ ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था पॉल्यूशन एट्रीब्यूशन, उसको बहुत बुरे तरीके से चैलेंज किया है. अब ये पॉल्यूशन का एट्रीब्यूशन क्या था? ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग जो ये लोअर कास्ट के लोग हैं ये पॉल्यूटेड लोग हैं. जिस तरह से हवा में पॉल्यूशन होने के बाद हम वहाँ पर रह नहीं पाते, तो उन लोगों का मानना है कि सोसाइटी में अगर ये लोअर कास्ट के लोग मिक्स हो जाएंगे तो सोसाइटी रहने के लायक नहीं रहेगी. जिस तरह से पॉल्यूटेड एरिया रहने के लायक, सांस लेने के लायक नहीं होता ना, उसी तरह से अगर लोअर कास्ट के लोग सोसाइटी में मिक्स हो जाएंगे तो सोसाइटी रहने के लायक नहीं रहेगी. लेकिन लिंगायत्स लोगों ने इसका बहुत ही बुरे तरीके से अपोजिशन किया है, इसको चैलेंज किया है. उनका मानना है कि अगर आप इन लोगों को पॉल्यूट किया तो चलो ठीक है, आपकी ही हम मान लेते हैं कि, लेकिन जिस तरह से एनवायरनमेंट प्योरीफाई हो जाता है, एनवायरनमेंट प्योरीफाई भी तो हो जाता है टाइम के साथ ही. जैसे ही हवा चलती है, एयर चलती है, तो वो अपने साथ एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी पोल्यूशन होता है उसको बहा ले जाती है और एनवायरनमेंट को प्योरीफाई कर देती है. सो इसी तरीके से जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं. अगर आप लोग उनको पोल्यूशन समझते हो तो वो भी अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं. और लिंगायत लोगों ने क्या कहा कि किस तरह से वो अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं? शिव की पूजा करके कोई भी लोअर कास्ट का लोग जो है अपने आप को प्योरीफाई कर सकता है. ओके, सो ऐसे पॉल्यूशन जो एट्रीब्यूशन ब्राह्मणा के द्वारा दिया गया था उसको पूरी तरीके से चैलेंज किया गया था इनके द्वारा, और उन्होंने जो है रीबर्थ के ऊपर भी क्वेश्चन लगाया था. उनका मानना था कि हमारा कोई रीबर्थ होता ही नहीं है, हम तो डेथ के बाद किसके साथ? शिव के साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद हम वापस लौटकर इस वर्ल्ड पर कभी भी नहीं आते हैं. ओके, सो ये 2 धारणाएं जो ब्राह्मणों के द्वारा दी गई थी को तरीके से अपोज किया. अब जो ये लिंगायत थे, जो लिंगायत में मतलब जो लोअर कास्ट के लोग
ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी टाइप की कोई पूजा नहीं कर सकते थे, सोसाइटी में मिक्स नहीं हो सकते थे। इन लिंगायत्स ने उन लोगों का वेलकम किया और बहुत सारे लोग जो है इनके फॉलोवर्स बन गए थे। अब लिंगायत्स ने धर्मशास्त्र में जो भी बातें लिखी हुई हैं उनको अप्रूव्ड कर दिया था, यानी कि जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो पूरी तरह से अप्रूव्ड नहीं है। उन्होंने जो है पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के ऊपर, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के लिए उन्होंने अग्री किया, जो कि धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये मैरिज बिल्कुल भी सही नहीं है। पोस्ट प्यूबर्टी मतलब कि जब यूथ पूरी तरह से यूथ हो जाता है, यानी कि टीन एज से बाहर निकलने के बाद ही मैरिज करनी चाहिए। पहले क्या होता था, जैसे ही टीन एज में एंटर होता था तो उसकी मैरिज कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि टीन एज से बाहर निकलने के बाद ही किसी की मैरिज करनी चाहिए, ओके। और उन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी आवाज़ उठाई थी कि जो विडोज होती हैं उनकी दोबारा से मैरिज की जानी चाहिए। और जो वीर शैव्स के कॉम्पोजिशंस हैं उनको किस तरह से बनाया गया है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था ना। जो भी ये पोएट सेंट्स होते थे, जो भी ये भजन गाते थे, जो भी ये लोगों को वचन देते थे, यानी कि जो भी उनके द्वारा बोला जाता था, जो भी उनके प्रीचेस होते थे, उनके फॉलोवर्स के द्वारा बुक्स में लिखे गए। सेम ऐसा ही वीर शैव्स यानी कि इन लिंगायत्स के साथ भी हुआ। जो इनके फॉलोवर्स बने, जिन लोगों ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, जो भी मैन और वीमेन थे, उनके द्वारा जो भी बातें बोली गई ना, उन सभी बातों को एक ही बुक में कंपाइल कर दिया गया और इस तरह से उनके कॉम्पोजिशंस को बनाए गए। उनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। यहाँ पर बसवन्ना ने रिचुअल्स और रियल लाइफ को कॉन्ट्रास्ट किया है कि रिचुअल्स किस तरह से हम लोग करते हैं और रियल लाइफ में क्या है। वो कहते हैं कि एक सर्पेंट की मूर्ति बनाकर तुम उसके ऊपर दूध डालते रहते हो। एक सांप की मूर्ति बनाते हो किसी मंदिर में और तुम उसके ऊपर दूध डालते रहते हो, क्या वो पीने वाला है? लेकिन अगर तुम्हें रियल कोई सर्पेंट दिख जाता है जो कि उस दूध को पी सकता है तो तुम उसके पीछे लग जाते हो, उसको मारो 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 कह के, ठीक है। मतलब कि जीव को तो तुम मार रहे हो और जो निर्जीव है, एक पत्थर की मूर्ति है, उसके ऊपर तुम दूध डाल रहे हो। ये कैसे रिचुअल्स हैं तुम्हारे? आगे वो कहते हैं सेम ऐसा ही जो भगवान के सर्वेंट है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए हुए जो लोग हैं, वो खाना अगर चाहते हैं, किसी टाइप का खाना तुमसे मांगते हैं तो तुम उनको कहते हो भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन भगवान की इमेजेस जो तुम लोगों ने टेम्पल्स में रखी हुई हैं उसको तुम बहुत सारी डिशेस देते हो एज अ फूड। तो ये किस टाइप के रिचुअल्स हैं? सो जो रिचुअल्स थे और रियल लाइफ थी उनको कॉन्ट्रास्ट किया गया है बसवन्ना के द्वारा। सो इस तरह से लिंगायत्स कर्नाटका में फैलते गए और ये बहुत ही फेमस भी होते गए और आज की डेट तक भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है कर्नाटका रीजन में, ओके। नेक्स्ट है रिलीजियस फर्मेनेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो रिलीजियस फर्मेनेंट हो रहा था, अभी तक हमने साउथ इंडिया के बारे में किया, नॉर्थ इंडिया में भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। सो ड्यूरिंग द सेम टाइम नॉर्थ इंडिया में भी कुछ डाइटीज जैसे कि शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी टेम्पल्स में। और ये जो टेम्पल्स हैं वो रूलर्स की स्पॉट्स की हेल्प से बनाए जाते थे। रूलर्स इनको स्पॉट करते थे और तब इन टेम्पल्स को बनाया जाता था। लेकिन हिस्टोरियंस को यहाँ पर जैसा कि साउथ में देखने को मिला है, अलवर्स और नैनार के जो कॉम्पोजिशन थी, ऐसी कोई कॉम्पोजिशन देखने को नहीं मिली है नॉर्थ इंडिया में टिल 14th सेंचुरी तक। अब ये डिफरेंसेस थे, क्यों ये डिफरेंसेस आए? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस टाइम पीरियड पर नॉर्थ इंडिया में राजपूत रूल कर रहे थे और राजपूत जो है हमेशा वॉर करते रहते थे और वॉर करने से पहले ये लोग सेक्रीफाइसेस किया करते थे, यानी कि यज्ञ किया करते थे। और यज्ञ को करने के लिए इनको ब्राह्मणों की जरूरत होती थी और इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मणों की जो पोजिशन थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, ब्राह्मणों की पोजिशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और हो सकता है कि जो भी नए नए ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे, इन लोगों ने डायरेक्ट जो है इनकी जो पोजीशन थी, ब्राह्मणाज की जो पोजीशन थी, उसको चैलेंज करना सही नहीं समझा। सो इसीलिए यहाँ पर किसी टाइप के कोई भी कॉम्पोजिशंस नहीं लिखे गए हैं। एट द सेम टाइम द अदर रिलीजियस लीडर who did not function within the orthodox brahminical framework were gaining the ground। और सेम टाइम ऐसे लोग जो कि ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, वो हाँ यहाँ पर प्रसिद्धि उनको मिल रही थी, वो अपनी फेम को बढ़ा रहे थे। और उनके अंदर इंक्लूड थे नाथ, जोगी और सिद्ध। नाथ, जोगी और सिद्ध कौन होते थे? ये लोग सोसाइटी में नहीं रहते थे, ये लोग अपने घर बार को छोड़कर फॉरेस्ट की तरफ चले जाते थे और फॉरेस्ट में जो है ये तपस्या करते थे, साधु के रूप में यहाँ पर रहते थे। फॉरेस्ट में मिलने वाली चीज़ों को ही ये लोग यूज़ किया करते थे। सो इस तरह के लोग तो नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हो रहे थे, लेकिन जो अलवर और नैनार्स और बसवन्ना के जो फॉलोवर्स वीर शैववाद थे, उनकी तरह से नॉर्थ इंडिया में कुछ भी इमर्ज नहीं हो रहा था। और बहुत सारे इनमें से जो थे वो थे
ओके, आर्टिसंस और वीवर्स, जिन लोगों ने इनको ज्वाइन किया ना वो आर्टिसंस और वीवर्स थे। लेकिन जैसा ही हमारी कंट्री के साथ दूसरी कंट्रीज़ का टच होना शुरू हो गया, यानी कि ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, तो जो आर्टिक क्राफ्ट्स थे और जो कपड़े की डिमांड थी हमारी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने दोबारा से अपने वर्क की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर किस टाइप के बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिशंस देखने को नहीं मिले हैं। बहुत सारे मैनी ऑफ दीज न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इन लीडर्स ने भी वेदास की जो अथॉरिटी थी उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाए। इस टाइम पर उन्होंने वेदास में जो लिखी हुई जो लैंग्वेज थी ना उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया, यानी कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज लोगों के द्वारा बोली जाती थी उसी लैंग्वेज में लोगों को प्रीचेस देना शुरू कर दिया था। और हालांकि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद भी ये जो है जो रूलिंग एलिट्स थी, यानी कि जो रूलिंग शासक थे, उनके स्पॉट को नहीं पा पाए, नहीं उनको स्पॉट मिल पाया था, क्योंकि रूलिंग एलिट्स नॉर्थ इंडिया में क्या करते थे, ब्राह्मणों को मानते थे, क्योंकि युद्ध पर वॉर पर जाने से पहले उनको सेक्रीफाइस करवाने पड़ते थे और सेक्रीफाइसेस के लिए हमेशा ब्राह्मणों की ज़रूरत होती थी। और सेक्रीफाइसेस में, यज्ञों में तो क्या होता था, जो वेदास में मंत्र लिखे हुए हैं उन्हीं को बोला जाता था। और इसीलिए ज़्यादा ये स्पॉट जो ये रूलिंग एलिट्स थे वो किसको स्पॉट करते थे, ब्राह्मणास को स्पॉट करते थे। शायद इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ये जो भक्ति ट्रेडिशन थे वो साउथ इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत कम फैले थे। ओके, A new element in this situation was coming of the Turks. अब एक और एलिमेंट यहाँ पर हुआ कि इस टाइम पीरियड पर तुर्क लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था। अब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद इन्होंने जो है भक्ति ट्रेडिशंस को नहीं, उन्होंने भक्ति ट्रेडिशंस के ऊपर फोकस नहीं किया। जो राजपूत स्टेट थे धीरे धीरे उनकी पावर कम होती जा रही थी और इसीलिए जो है ब्राह्मणास के साथ जो एसोसिएटेड किंग थे वो उनकी किंगडम्स थे उनकी भी पावर कम होती जा रही थी, ब्राह्मणास की पावर भी कम होती जा रही थी। और यहाँ पर मेनली जो कल्चर और रिलीजियस था वो चेंज होता जा रहा था और सूफिज़म यहाँ पर बढ़ गई थी। सूफिज़म के बारे में हम अपने सेक्शन 6 में पढ़ने वाले हैं कि सूफिज़म क्या होता है, और सूफिज़म जो है यहाँ का अब सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया था, यानी कि सूफिज़म ज़्यादा इमर्ज यहाँ पर इस टाइम पर हो रहा था। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.